ये वीडियो पार्ट है मेरी जावास्क्रिप्ट मास्टर क्लास की पूरी प्लेलिस्ट का। ये पूरा एक कोर्स था जो आप YouTube पे देख सकते हैं फ्री में। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे ही वेब डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वेलकम टू द मास्टर क्लास। ठीक है, आज हम बनाने वाले हैं CRUD एप्लीकेशन। क्या होती है CRUD एप्लीकेशन? क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ठीक है, ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम। इसका करने के लिए हम REST API यूज करने वाले हैं, जो REST API हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। ठीक है, हमारे पास कुछ APIs थी, देखते हैं वो API क्या है। और आज हम परफॉर्म करेंगे एक पूरा फॉर्म बेस्ड ऑपरेशन। ठीक है, चलिए देखो, कल हमने जो API देखी थी ना, वो API थी REST DB वाली API। कहाँ मिलेंगी मुझे? ठीक है, हाँ, API डॉक्स में इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो देखो, हमने कुछ ऐसी APIs देखी थी जहां पे इसको कॉल करके हमें क्या मिलता था? लिस्ट मिलती थी, है ना। हमने इसको पोस्टमैन में करके देखा था और HTML में भी इसको करके देखा था। और ये जो 5.html है वो हमारा HTML फाइल है। ठीक है, इस फाइल को हम ब्राउजर में ओपन करेंगे। देखो, ये पोस्टमैन खुल गया। पोस्टमैन में ये URL अगर हम कॉल करेंगे तो हमें लिस्ट मिलेगी स्टूडेंट्स की। ओके, ठीक है। आज हम ब्राउजर का यूज करके यूजर से डेटा लेंगे, फॉर्म का यूज करके, और उस डेटा को हम पोस्ट करेंगे अपने API सर्वर पे और पूरा एक एप्लीकेशन बना देंगे। ठीक है, इसको CRUD ऑपरेशन कहते हैं। चलो, तो देखो, हमने कल देखा था ना कि भाई ये जो HTML नाम का फोल्डर है, इसके अंदर मेरा 5.html फाइल है। ठीक है, तो अगर मुझे इस फाइल को रन करना है ब्राउजर में, एक तरीका तो है फाइल को सीधा फाइल का पाथ ही रन कर दो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर आपने पाथ ऐसे ही रन कर दिया तो API कॉल कुछ कुछ नहीं अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एक सर्वर बनाना पड़ेगा। देखिए, तो मैं चाहता हूं सीधा HTML फोल्डर में, है ना। HTML फोल्डर के अंदर एक कमांड लिखनी है मुझे, HTTP सर्वर। ठीक है, ये कमांड कहाँ मिलती है? ये कमांड आपको npm के द्वारा मिलती है। आपको एक npm इंस्टॉल करना होता है, जो कि कल मैंने किया था। ठीक है, आप विंडोज पे हो या लिनक्स पे हो, ऐसी कमांड आपको एक रन करनी है, जिससे ग्लोबली HTTP सर्वर कमांड इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद उसको किसी भी फोल्डर में जाके रन करोगे, वो फोल्डर आपका एक फाइल सर्वर की तरह काम करेगा। इसको कहते हैं स्टैटिक सर्वर, स्टैटिक फाइल सर्वर। ठीक है, तो मैं इस कमांड को रन करता हूं तो मुझे एक IP मिल जाता है, एक पोर्ट मिल जाता है, जहां पे मेरा पूरा फाइल्स वगैरह दिखेंगी। उसके आगे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 5.html, 1.html, 2.html। ठीक है, इस तरह मैं HTML कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने कंसोल खोल लिया। ओके, अब इस HTML में मैंने क्या क्या रखा है देख लेते हैं। देखिए, एक तो उसका टाइटल है डॉक्यूमेंट, उसको मैं बोल देता हूँ CRUD। CRUD की जगह उसको मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि हम स्टूडेंट के CRUD की बात करने वाले हैं। एक बटन रखा हुआ है जिसकी ऑन क्लिक पे क्या कर रहे हैं हम? गेट स्टूडेंट्स। और लोड लिस्ट बटन है, अगर उस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट की लिस्ट आएगी। इस पर क्लिक किया मैंने। ठीक है, नेटवर्क में देखो एक कॉल गया होगा, ये कॉल गया, उसके रिटर्न में क्या मिल रहा है हमें? पूरी लिस्ट मिल रही है। ठीक है, और ये लिस्ट को हमने यहाँ पे रेंडर कर दिया क्रिएट एलिमेंट का यूज करके। ओके, देखो, ये गेट स्टूडेंट फंक्शन है जो यहाँ पे कॉल होता है, उसके नीचे लिस्ट का UL बनाया हुआ है, और हम यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट करके अपेंड चाइल्ड कराते जा रहे हैं। ठीक है, ओके। और दूसरा हमारे पास फंक्शन है ऐड स्टूडेंट। इसको अगर ऊपर से एक ऑब्जेक्ट दिया जाए स्टूडेंट का, तो वो स्टूडेंट ऐड हो जाता है, फिर हमें लिस्ट में मिलेगा जब दूसरी बार API कॉल करेंगे। तो पहला काम करते हैं आज, ये जो गेट स्टूडेंट का API कॉल है ना, उसको बनाते हैं ऑटोमेटिक, कि भाई जैसे ही पेज लोड हो ना, वो API कॉल जाना चाहिए। ठीक है, उसका क्या क्या तरीका है? उसका एक तरीका तो है कि आप एड इवेंट लिस्टनर लगा दो, किस पे? डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, एड इवेंट लिस्टनर, लेकिन कौन सा लिस्टनर लगाओगे आप? तो लोड इवेंट के लिए लिस्टनर लगाओ। कौन सी इवेंट? लोड इवेंट। लोड मतलब
जब आपका एप्लीकेशन, जब आपका डॉक्यूमेंट लोड हो जाता है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल लॉग दैट डॉक्यूमेंट इज लोडेड। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, अभी मेरा लोड इवेंट का कंसोल नहीं आया, मेरे ख्याल से ये लगता है विंडो पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट पे नहीं लगता था, वो विंडो पे लगना है उसको। तो विंडो डॉट लोड पे हमने एक इवेंट लिस्नर लगा दिया, उस इवेंट लिस्नर पे हम गेट स्टूडेंट को कॉल कर देंगे। ठीक है, तो देखो लोड हुआ है, गेट स्टूडेंट कॉल हो रहा है और यहाँ पे लिस्ट आ गई। अब मुझे इस बटन की जरूरत है नहीं। ओके, चलिए, तो जब भी पेज लोड होगा गेट स्टूडेंट का कॉल होके लिस्ट आ जाएगी। ओके, लेकिन ना यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि भाई जब तक लिस्ट नहीं आ रही तब तक मेरा पेज ना ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तब तक ऐसा पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। मतलब आप अगर एक वेबसाइट खोलते हो और पेज आपको ब्लैंक दिखेगा, इवन तो आपको 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए अगर ब्लैंक दिखता है तो आप सोचोगे ना ये क्या है, मतलब कुछ नहीं है वेबसाइट पे, हो सकता है आप सीधा वापस चले जाओ, है ना। तो ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। ठीक है, कभी भी आप एपीआई कॉल करो एचटीएमएल पेज पे, आपको लोडिंग दिखानी है, क्योंकि एपीआई का रिजल्ट आने में टाइम तो लगेगा, और जब तक टाइम रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक आपको लोडिंग दिखानी पड़ेगी, किसी भी फॉर्म में दिखाओ। आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे अलग अलग पे, कहीं कहीं पे फैंसी लोडिंग्स होती है, कहीं कहीं पे छोटी छोटी लोडिंग होती है। ठीक है, तो सिंपल आपको लोडर तो लगाने पड़ेंगे, लोडिंग तो दिखानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं ना, यहाँ पे एक डिव बना देता हूं, उसको मैं आईडी दे देता हूं लोडिंग, उसके अंदर सिर्फ लिख देता हूं लोडिंग डॉट डॉट डॉट। अब ये लोडिंग दिख रही है, डेटा लोड होने के बाद भी दिख रही है, गलत है, नहीं दिखनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मेरा डेटा आ जाएगा ना, मैं इस लोडिंग को हाइड करा दूंगा। कैसे हाइड कराऊंगा, तो देखो ये एपीआई कॉल गया, ये अवेट था, ये अवेट जब खत्म हो जाएगा तब मेरा डेटा आ चुका होगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश लोडिंग डॉट स्टाइल, स्टाइल डॉट क्या, डिस्प्ले, डिस्प्ले इक्वल टू नन। ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है कि हम उसकी डिस्प्ले नन कर देंगे। देखो ये निकल गया, डिस्प्ले नन की जगह और क्या कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे। ठीक है, तब भी सेम ही इफेक्ट आता, लेकिन रिमूव करने से क्या होगा कि अब फिर से मुझे लोडिंग दिखानी है तो दिख नहीं पाएगी, क्योंकि अब तो वो रिमूव हो गई। अब मैं फिर से इसको सिलेक्ट कराऊंगा तो मिलेगा नहीं, है ना, अब नल मिलेगा, तो फिर से दिखा नहीं सकता। तो इसके लिए डिस्प्ले नन नॉर्मली रखते हैं, जब हाइड करनी है तो हाइड हो जाए, जब शो करनी है तो शो हो जाए। ठीक है, तब देखो ये हमारा पहला काम तो हो गया, पहले लोडिंग हुआ, फिर हमने उसको बंद कर दिया और डेटा रेंडर कर दिया। लेकिन अब डेटा जो रेंडर हो रहा है ना, उसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में रेंडर करेंगे। अच्छा फॉर्म मतलब जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो है टेबल का फॉर्म। अब देखो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि अगर शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है, तो वहां पे आप प्रोडक्ट के डेटा लाओगे, इमेज वगैरह लाओगे, अच्छे से उसको रेंडर करोगे। ठीक है, या फिर अगर स्टूडेंट की लिस्ट है तो उसको आप टेबल में रेंडर करोगे नॉर्मली। कॉन्टेक्ट लिस्ट है जो एंड्रॉइड फोन में दिखती है आपको, वो अलग तरीके से रेंडर हुई है, भले वो सर्वर से नहीं आई है, लेकिन सबको रेंडर करने का तरीका अलग अलग होता है। फिलहाल एक जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है टेबल में रेंडर करना। हम्म, तो हमने यहाँ पे बनाया था यूएल लिस्ट के लिए, उसको हम कर देंगे टेबल। ठीक है, टेबल के कुछ रोल होते हैं कि टेबल के अंदर टेबल बॉडी, टी बॉडी होता है, टी हेड होता है। ठीक है, टी हेड होता है और टी बॉडी होता है। टी हेड में हम सारी कॉलम डिफाइन करते हैं क्या क्या होंगी टी एच का यूज करके। तो पहली कॉलम हम रखेंगे फर्स्ट नेम, दूसरी रखेंगे हम लास्ट नेम, ईमेल और मार्क्स। ठीक है, ये 4 कॉलम हमने रखी जो कि हेडर के तरीके से काम करेंगे। देखो ये हेडर बन गया, और इस टेबल में मैं कुछ और प्रॉपर्टी एक डालूंगा छोटी सी, बॉर्डर इक्वल टू 1 एंड, और क्या आता है, सेल पैडिंग इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से ये सेल स्पेसिंग करना है, सेल स्पेसिंग इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये ना एक ऐसे बॉर्डर वाला आ गया। चलिए, ये हुआ टी हेड हो गया, टी बॉडी हो गया।
अब मेरा जो कंटेंट आएगा ना वो यहाँ आएगा टी बॉडी में, तो मैं टी बॉडी को बोल दूंगा आईडी इक्वल टू लिस्ट। ठीक है, अब क्या है, डेटा यहाँ पे मेरे पास आ जाता है यहाँ तक। और जो लोडिंग शो हाइड शो करने के लिए जो मैंने रखा है ना, इसकी जगह मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बना दूंगा, तो शो लोडिंग और हाइड लोडिंग। ठीक है, और हाइड लोडिंग जब भी कॉल करें तो ये वाला फंक्शन, ये वाली चीज कॉल होगी, और शो लोडिंग पे ये वाला कॉल होगा। ठीक है, इनको कॉमन फंक्शन में बना देना है, क्योंकि ये चीज हर जगह बार बार नहीं लिखनी चाहिए। अगर आपको बार बार कोई चीज लिखनी पड़ रही है तो उसका फंक्शन बनाना बेहतर है। ठीक है, डेटा आ रहे हैं, डेटा पे लूप घुमा रहे हैं, ये तो करना ही था। हमने लिस्ट को सिलेक्शन भी करा दिया। ठीक है, अब देखो हम टेबल के अंदर एल आई डाल रहे हैं, वो नहीं डालना चाहिए हमें। टेबल के अंदर तो जाता है टी आर और टी डी। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि भाई टी आर का एलिमेंट क्रिएट करो, फिर अंदर टी डी डालो, टी डी का एलिमेंट क्रिएट करो, बहुत सारे टी डी का एलिमेंट क्रिएट होंगे, पूरा लंबा सा कोड हो जाएगा। इसकी जगह छोटा सा कोड हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो जो लिस्ट जो है वो एक एलिमेंट है, उसका इनर एस्टीमल होता है। ठीक है, तो उसके इनर एस्टीमल कर दो प्लस इक्वल टू, मतलब इनर एस्टीमल में चीजें डंप करते जाओ। जब एस्टीमल लिखा इनर एस्टीमल, तो मैं टी डी टी आर कुछ भी लिख सकता हूँ। सॉरी, पहला टी आर होता है, उसके अंदर टी डी होते हैं। ठीक है, टी आर हो गया, टी डी में क्या क्या होंगे, जो टी एच है उतने ही टी डी होंगे यहाँ पे। राइट, मैं एच टी एम एल लिख सकता हूँ जब मैं इनर एच टी एम एल का यूज कर रहा हूँ तो। और हमने टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज किया है, इसलिए हम ये भी कर सकते हैं, ओबीजे डॉट फर्स्ट नेम, उसके नीचे लिख रहा, हम दूसरे टीडी में लिखेंगे हम ओबीजे डॉट लास्ट नेम, ओबीजे डॉट ईमेल, और लास्ट में लिखेंगे ओबीजे डॉट मार्क्स। ठीक है, इतना लिखने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे, लोडिंग हो रहा है, हेडर दिख रहा था, और अब देखो ये टेबल के फॉर्म में दिख गया अच्छे से। ठीक है, अगर आपको टेबल अच्छा दिखाना है तो कहीं से टेबल की स्टाइल कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ना W3 स्कूल में जाऊंगा, मैं टेबल स्टाइल सर्च करूंगा, मुझे सीधा सीधा W3 स्कूल मिलेगा। ठीक है, इसके मैं सोर्स कोड में जाऊंगा तो मुझे ये दिखेगा। देखो ये छोटा सा एक स्टाइल है जो क्या बता रहा है, कस्टमर टेबल का स्टाइल है ये। ओके, और स्टाइल को मैं सीधा सीधा लिख दूंगा हेड में फिलहाल। अब मुझे क्या करना है, अपना जो टेबल है ना उसको आईडी देनी है कस्टमर की। तो मैं टेबल लेके जाता हूँ, कहाँ गया, टेबल 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 टेबल। ओके, और ये सब दोनों चीजें निकाल देता हूँ। अब मैं अपना टेबल रिफ्रेश करता हूँ, देखो अच्छा टेबल बन गया। ठीक है, लेकिन अभी भी ना इसमें एक दिक्कत है, स्टार्टिंग में ये आता है। ठीक है, हेडर आता है लेकिन डेटा नहीं होते हैं, और लोडिंग ऊपर हो रहा होता है। तो क्या होना चाहिए असल में, कि जब तक लोडिंग हो रहा है ना तब तक हेडर वेडर कुछ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, इस टेबल को बोल देंगे स्टाइल डिस्प्ले इक्वल टू नन, फिर पहले पहले कुछ नहीं दिखना। ठीक है, तो अब मैं इसको लोडिंग करता हूँ, लोडिंग के बाद भी ये कुछ नहीं दिखेगा, तो मुझे लोडिंग होने के बाद इसका डिस्प्ले ऑन भी करना है। वो कैसे करेंगे, देखो जहां पे लोडिंग हाइड कर रहे हैं उसके ही नेक्स्ट लेवल पे हमें इसको डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक भी कर देना है। ठीक है, ये सब हमने देखा था, जो एलिमेंट सिलेक्शन है, एलिमेंट की स्टाइल बदलना, सिलेक्टर कैसे काम करते हैं, ये सब हमने इसके पिछले या पिछले लेक्चर में कहीं पे देखा था, जहां पे HTML का इंट्रोडक्शन दे रहे थे हम। ठीक है, अब सही से हो गया ये। ओके, अब कस्टमर का डिस्प्ले ना, यहाँ पे क्या था, कस्टमर 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 TDTH विथ इक्वल टू 100%, सही तो है, फिर 100% विथ लगा क्यों नहीं इसका, टेबल कस्टमर विथ 100%, अभी भी फिर से लगा देता हूँ विथ 100%। हाँ, विथ तो 100% है, टी बॉडी है, टी बॉडी में TR आ रहे हैं, सब सही दिख रहा है। लेकिन अभी ये ऐसा खुला हुआ नहीं दिख रहा है, पहले खुला हुआ दिखता था, ये पूरा विथ दिखता था, हमने डिफॉल्ट उसको डिस्प्ले कर दिया था। अच्छा, इसका डिस्प्ले ना टेबल रखना होता है, मेरी गलती है। जब भी आप टेबल को डिस्प्ले दिखाना चाहते हो ना, तो उसका डिस्प्ले ब्लॉक की जगह डिस्प्ले टेबल होना चाहिए।
क्योंकि वो टेबल है, इसलिए उसका डिस्टॉर्ट हो गया था थोड़ा सा व्यू। ओके, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिख रहा है, ईमेल दिख रहा है, मार्क्स दिख रहे हैं, और जहां जहां मार्क्स नहीं है वहां अनडिफाइंड दिख रहा है, ये गलत बात है। ठीक है, कहीं पे भी अपने लैंग्वेज वाली चीजें नहीं लेके आनी चाहिए, जैसे कि नन दिख रहा हो कहीं पे, अनडिफाइंड दिख रहा हो, नल दिख रहा हो। ठीक है, ये यूजर को नहीं समझ में आती ना, नल अनडिफाइंड नल ये सब प्रोग्रामर समझता है, यूजर को नहीं समझ आती। तो जब भी आपको ऐसा हो कि नहीं यहाँ पे अनडिफाइंड आ सकता है, तो वहां पे शॉर्ट सर्किट यूज कर लो। ठीक है, हमने और वाली शॉर्ट सर्किट देखी थी जब हम पढ़ रहे थे। तो शॉर्ट सर्किट और एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर यहाँ पे अनडिफाइंड होगा तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग लग जाएगा, वरना तो वो मार्क्स में जो आएगा वो लग जाएगा। तो ये और वाला शॉर्ट सर्किट था। पहले लोडिंग हुआ, जहां मार्क्स नहीं है वहां नहीं है। ऐसा भी लिख सकते थे भी डैश दिखा दो, जहां मार्क्स नहीं है वहां डैश दिखा दो। बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है लोडिंग में। ठीक है, अभी डैश आ गया। ओके, चलो इतना हो गया। इसको क्या कहेंगे, रीड ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया हमने। इसको और अच्छी तरह दिखा सकते हैं, CSS इतना लगाना हो लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो। ठीक है, लेकिन बेसिक ऑपरेशन यही है कि डेटा लेके आओ और डेटा को HTML के फॉर्म में डंप कर दो। और HTML में ये होता है, रिएक्ट में कुछ अलग होता है, एंगुलर में कुछ अलग होता है, वहां की बात नहीं कर रहा। अगर आप HTML प्योर बना रहे हो तो ऐसा करना है। ठीक है, रिएक्ट में ये चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं और थोड़ी मुश्किल भी हो जाती हैं। वो दोनों चीजें होती हैं, जब आप कुछ चीज पा रहे हो तो कुछ गिव अप करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सिंपल चीजें दिखती हैं, रिएक्ट में थोड़ा स्टार्ट करते वक्त कॉम्प्लिकेशन दिखती हैं। ठीक है, वो छोड़ो, रिएक्ट का ये कोर्स नहीं है अपना। अभी अपने को एक फॉर्म बनाना है जो कि स्टूडेंट को ऐड करेगा। ठीक है, फॉर्म बनाएंगे कहाँ पे, जहां टेबल बनाया था उसके नीचे हम बना देंगे फॉर्म। फॉर्म के लिए फॉर्म टैग का यूज करेंगे, क्योंकि इस टैग का यूज करके हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा एंटर, मतलब सबमिट बटन का सपोर्ट मिलेगा, एंटर का सपोर्ट मिलेगा। और नॉर्मली रखना चाहिए, जब भी फॉर्म बना रहे हो तो फॉर्म बटन का यूज करना चाहिए। ठीक है, उसको ऑन सबमिट दे देते हैं हम। ऑन सबमिट में क्या देंगे, ऐसा एक फंक्शन बना के उसको इवेंट दे देंगे। उसको इवेंट क्यों दिए है, क्योंकि हमें एक बढ़िया चीज पता है कि जब फॉर्म यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये फॉर्म, ये नाम है, ऊपर से इवेंट मिलेगा, और हमें ये चीज एक लिखनी पड़ेगी, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, तभी हमारा फॉर्म सबमिट होने से रुक जाएगा और हम उसको अपने हिसाब से जैसे सबमिट करना है कर पाएंगे। ठीक है, मैंने फॉर्म बनाया है। फॉर्म के अंदर अब मुझे एलिमेंट्स बनाने हैं कुछ, और एलिमेंट कुछ अच्छे से दिखे ना, उसके लिए मैं यूज करूंगा, फिर से टेबल यूज करूंगा इसके अंदर में। ठीक है, ये बहुत ही मतलब बेसिक तरीका है चीजों को एक लाइन में दिखाने का। जब आपको चीजों को लाइन में दिखाना हो तो टेबल यूज कर लो। जो मैंने पहली बार फॉर्म बनाया था ना, वहां पे ऐसा था, अगर नेम लिखना है तो इतना नेम के आगे टेक्स्ट बॉक्स स्टार्ट हो जाता है। ऐसे अलाइनमेंट सही नहीं थे, टेढ़े मेढ़े थे। और अलाइनमेंट सही करने के लिए एक तरीका ये है कि भाई ये टेबल यूज कर लो, दूसरा तरीका ग्रिड वगैरह यूज कर लो। अगर आप बूटस्ट्रैप जानते हो तो वहां पे ग्रिड का ऑप्शन होता है, रो कॉलम का। लेकिन मैं फिलहाल टेबल ही यूज कर लूंगा। टेबल के अंदर टी बॉडी का होना जरूरी है, उसके अंदर TR, TR के अंदर मैं लिखूंगा अब एक TD, और यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट नेम, और दूसरे TD में लिख दूंगा इनपुट। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, अगर नहीं लिखते तब भी वो बाय डिफॉल्ट पड़ा ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसकी, नेम, नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम। और कोशिश करो कि जो आप इनपुट का नेम रख रहे हो वो वैसा ही नेम हो जो डेटाबेस में हो, तो इससे आपको कंफ्यूजन कम हो जाएंगी। इसको रिफ्रेश करूंगा, मुझे देखो ये टेबल दिख रहा है एक। ओके, इस टेबल को थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, बॉर्डर लगा देता हूं मैं इसको, बॉर्डर इक्वल टू 1px सॉलिड ब्लू। ठीक है, और विथ इक्वल टू कर देता हूँ 100%। अब देखो ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कॉपी डिक्लेरेशन, और कहाँ लगाना है इसको, टेबल में लगाना है। ठीक है, देखो पहले लोडिंग हो रहा था, लोडिंग होने के बाद नीचे टेबल दिख रहा है। और छोटा सा यहाँ पे एक लगा देते हैं बिहार BR, ताकि दोनों दूर दूर हो जाए थोड़े से।
ठीक है, ये इनपुट बना कितना, एक फर्स्ट नेम के लिए बना इनपुट। ऐसे ही मुझे लास्ट नेम, ईमेल और मार्क्स के लिए इनपुट बनाने हैं। ठीक है, ये लास्ट नेम में यहाँ पे ये देखना है। फिर और क्या चाहिए अपने को, ईमेल ना, ईमेल। ठीक है, जिसका फील्ड नेम क्या था, ईमेल था। और क्या चीज है, मार्क्स। ठीक है, मार्क्स, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं मार्क्स। और मार्क्स क्या होंगे, नंबर होंगे, तो मैं इसका टाइप रखूंगा नंबर। ठीक है, इनपुट टाइप बहुत सारे अवेलेबल हैं, हर किसी का अलग अलग एक काम है, और नंबर टाइप का इनपुट टाइप अवेलेबल है। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मार्क्स, ये 4 इनपुट बन गए। इन सब के नीचे मुझे क्या चाहिए, एक फाइनल चीज, सबमिट बटन। तो मैं क्या बोल दूंगा, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट बोल दूंगा सीधा। ठीक है, सबमिट बटन के नेम की जरूरत नहीं है, और वैल्यू में लिख दूंगा मैं ऐड स्टूडेंट। बन गया छोटा सा बटन और स्टूडेंट ऐड का ऑप्शन। ठीक है, चलो अब इसमें सारी वैल्यू लिखेंगे, ये सब वैल्यू लिखी गई, नंबर में लिखी जाएगी। ऐड स्टूडेंट पे क्लिक होगा तो क्या होगा, सबमिट फॉर्म का जो अपना हैंडलर है वो कॉल होगा। पहले तो मैं ना ये कंसोल लॉग निकाल देता हूं, डॉक्यूमेंट इज लोडेड वाला। देखो, इसी एक फाइल में अभी मैंने बनाया हुआ है स्क्रिप्ट, और मतलब HTML भी यहीं पे रखा है, जावास्क्रिप्ट भी यहीं पे रखा है, CSS भी यहीं पे रखा है। ये थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है। ओके, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं या सेम रहने दे सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा एप्लीकेशन है, हम एक ऐड का एप्लीकेशन करने के बाद उसको अलग कर देंगे। ठीक है, या फिर अभी कर देते हैं, लगे हाथों ये भी हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, 5.js की फाइल बनाऊंगा। जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सब मैं JS में लेके जाऊंगा। ठीक है, और अब स्क्रिप्ट के अंदर कुछ ना लिख के इसको SRC देना है। SRC क्या देंगे हम, ./5.js। ठीक है, और वैसे ही 5.css भी बनाना है मुझे, और ऊपर CSS में जो कामकाज किया है उसको भी ले जाना है HTML के यहाँ पे CSS में। ठीक है, और CSS इंक्लूड करने के लिए लिंक टैग का यूज होता है, लिंक CSS और 5.css। ये इंक्लूड हो गया, रिफ्रेश करूंगा। चलो, CSS वगैरह दोनों चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। देखो, लोडिंग का लोडिंग ही रहा है, नेटवर्क कॉल गया, नेटवर्क का कॉल ही नहीं गया है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। SRC इक्वल टू 5.js। ठीक है, देखो लोडिंग ही आ रहा है और फॉर्म दिख रहा है, सिर्फ अपना जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। छोटा सा एक कंसोल लॉग लगा के देख लेता हूँ भाई जावास्क्रिप्ट इंक्लूड हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो इसके हिसाब से जावास्क्रिप्ट इंक्लूड हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये देखो 5.js आया तो सही यहाँ पे। अच्छा, ये ना थोड़ा सा कैशिंग वगैरह हो रहा है, इसको मैं Ctrl+Shift+R मारूंगा, अब सही है। ठीक है, कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे, कभी कभी ब्राउजर कैश कर लेता, तो वो मेरी पुरानी JS फाइल को ही रीड करे जा रहा था जिसमें कोई चीज नहीं थी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जाके ना डिसेबल कैश करना अपने को, जब भी डेवलपमेंट करते हो तो ये डिसेबल कैश करना चाहिए, ताकि हमारी जो नई वाली फाइल है वो हमेशा आए। चलो भाई, फाइल का हो गया, डिसेबल कैश कर दिया हमने, जावास्क्रिप्ट हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, फिर से जाएंगे फॉर्म पे। फॉर्म पे नहीं जाना है अब तो हमें, फॉर्म का ऑन सबमिट कहाँ है, ये रहा। सबमिट हुआ, क्लिक करते हैं, सबमिट हुआ पे आया। ठीक है, अब हमें 1 बाय 1 वैल्यूज को रीड करना है। ठीक है, क्या रीड करेंगे हम, पहले तो फॉर्म देखो ले लो। ठीक है, फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स मिलते हैं, एलिमेंट्स के अंदर वैल्यूज मिलती हैं, मतलब एलिमेंट्स बहुत सारे एलिमेंट है, उनके अंदर वैल्यूज मिलती हैं। तो पहले तो फॉर्म को सिलेक्ट कर देना है। तो फॉर्म को सिलेक्ट कैसे करेंगे, हमने उसको आईडी वगैरह दिया नहीं है। ठीक है, अब एक अच्छा सा ऑप्शन ये है कि जो अपना इवेंट होता है ना, ये वाला, ये हमें एक अच्छा सा काम करके देता है। देखो मैं दिखाता हूँ। ठीक है,
सबमिट हुआ, सबमिट इवेंट मिला, यहाँ पे देखो टारगेट मिलेगा। टारगेट में क्या है? फॉर्म। कोई भी इवेंट जब फायर होता है ना तो वो कोई ना कोई टारगेट लेके आता है, जिस भी चीज पे इवेंट फायर हुआ है। और जब फॉर्म सबमिट इवेंट है तो पक्का है कि उसी फॉर्म का टारगेट होगा। तो फिर फॉर्म सिलेक्टर के लिए अपने को डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हम फॉर्म को सीधा सीधा ऐसे ही ले सकते हैं, FRM इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट। यह अपना फॉर्म होगा ही होगा अगर ऑन सबमिट इवेंट कॉल हो रही है। ठीक है, इवेंट के ऑब्जेक्ट से ये चीजें मिलती हैं, तो इवेंट का ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। चलो, अब हमें पता है इसमें क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, एक बार कंसोल लगा देते हैं। कंसोल क्या लगाना, मैं यहीं से सिलेक्ट कर लेता हूं इसको। ठीक है ना, ब्राउजर में अपने को ये ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करो और उसको ना एज ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो तुम। ठीक है, सेट एज ए ग्लोबल वेरिएबल। उससे क्या होगा, कोई एक टेम्परेरी वेरिएबल बन जाएगा, वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा अपने आप। तो इसको डॉट एलिमेंट्स करेंगे तो एलिमेंट्स के अंदर फर्स्ट नेम मिलेगा, फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इतना पता है अपने को। तो अपने को ना देखो ये चीज पता है कि जो अपन ऐड करेंगे, ऐड स्टूडेंट, ठीक है, उसको क्या क्या देना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, 3 चीजें देनी पड़ेंगी, वरना वो एरर देगा। अनेबल टू सेव रिकॉर्ड, वैलिडेशन की एरर। ठीक है, बराबर। तो अपने को ये चीजें होनी चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, 3 चीजें। उसके लिए क्या लगाना है, वैलिडेशन। यहाँ पे इफ रिटर्न वाला स्टेटमेंट आएगा, चेक कराओ, आगे बढ़ने जैसा है तो बढ़ो, अगर आगे बढ़ने लायक डेटा नहीं है निकलो, रिटर्न मार दो। और यूजर को थोड़ी बहुत एरर भी देनी है कहीं पे। ठीक है, एरर देने के लिए हम अलर्ट का यूज कर सकते हैं। अलर्ट जो कि ब्राउजर का फीचर है, इसमें जो भी लिखेंगे वो यूजर को दिख जाएगा, या फिर हम एक डिव बना के उसके अंदर मैसेज लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों करेंगे, दोनों का एग्जांपल एक एक करके दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन सबसे पहले वैलिडेशन चेक कराते हैं। सबसे पहला वैलिडेशन क्या है कि भाई जो फर्स्ट नेम है ना उसके अंदर स्ट्रिंग होना चाहिए और एम्प्टी नहीं होना चाहिए वो स्ट्रिंग, उसके अंदर कुछ तो लिखा होना चाहिए। ठीक है, कुछ तो लिखा है कि नहीं लिखा है वो कैसे पता लगेगा, सीधा आपको यही करना है, नॉट। ठीक है, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग का नॉट करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, सॉरी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे अनडिफाइंड रहा या कुछ और भी फॉल्सी वैल्यू रही तो आगे नहीं बढ़ना है, सीधी सी बात है। फॉल्सी वैल्यू मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग है तो आगे नहीं बढ़ना। किसके लिए, फर्स्ट नेम के लिए। फर्स्ट नेम सॉरी एलिमेंट्स भी होता है। ठीक है, डॉट फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू। ठीक है, और क्या बोलना है इसको, नॉट नहीं है। अगर ये वाली वैल्यू फॉल्सी है तो रिटर्न मार दो। और लिखेंगे क्या हम यहाँ पे, अलर्ट। अलर्ट में क्या लिखा हमने कि भाई एंटर फर्स्ट नेम। रिफ्रेश किया, ऐड स्टूडेंट पे क्लिक किया, उसने क्या बोला, एंटर फर्स्ट नेम। और अगर मैं फर्स्ट नेम डाल के फिर क्लिक करता हूं तो अब आगे जा रहा है। ठीक है, अब उसने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया। एक ऑप्शन क्या था, ये अलर्ट लिख दो। दूसरा ऑप्शन क्या था कि भाई एक कहीं पे डिव बना और डिव में वैल्यू डाल दो। डिव कहाँ बनेगा, नॉर्मली जो एड स्टूडेंट है उसके ऊपर ही बनेगा। तो एक डिव बनाते हैं हम यहाँ पे। कैसा डिव बनेगा, जैसा लोडिंग के लिए किया ना हमने, लोडिंग के लिए क्या, भाई लोडिंग पहले है, मतलब पहले दिखती है, उसको हम हाइड कर देते हैं। वैसे ही ये जो डिव होगा वो पहले नहीं दिखता होगा, जब भी एरर आएगा तो हम उसका इनर एचटीएमएल में वो एरर डालेंगे और उसको शो करा देंगे। ठीक है, एक फंक्शन बना देंगे जहां पे शो एरर हो जाए। चलिए एक और मैं इसके लिए बनाता हूं टीडी। ठीक है, यहां पे बनेगा वो डिव आईडी इक्वल टू एरर। ओके, एरर नाम, एरर आईडी वाला एक डिव बन गया। अब इस डिव के अंदर पहले बाय डिफॉल्ट क्या रखना है, स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले इक्वल टू नन। बाय डिफॉल्ट दिखना नहीं चाहिए और उसका कलर ना रेड होना चाहिए ताकि एरर जैसा लगे। ठीक है, अब एक फंक्शन बनाता हूं मैं, जैसा लोडिंग के लिए फंक्शन बनाया ना वैसे ही। क्या फंक्शन बनाऊंगा भाई, शो एरर। ठीक है, शो एरर में क्या अपने को एरर का सिलेक्शन करना है, डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक मारना है। और
उसका इनर HTML में क्या लिखना है, इनर HTML इक्वल टू जो भी एरर आएगी मैसेज वो ऊपर से आएगा, ठीक है। तो जब भी मैं ऐसे लिखूंगा ना शो एरर दिस इज, तो देखो आ गया दिस इज। तो वैसे ही जब भी मुझे एरर दिखाना है तो मैं ये कर दूंगा, ठीक है। कहाँ था मैं, एरर 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 मेरा ये रहा, ठीक है। जहां पे बोल रहा हूं अलर्ट में, इसकी जगह बोल दूंगा शो एरर, एंटर फर्स्ट नेम वाला। एड स्टूडेंट पे क्लिक किया, उसने मुझे ये बोल दिया एरर है, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है। अब आगे और भी वैलिडेशन लगाने, दूसरा वैलिडेशन क्या था कि भाई ना ईमेल होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अगर ईमेल नहीं है तो एंटर ईमेल बता दिया, ओके। एड स्टूडेंट फर्स्ट नेम का एरर आया, फिर से फर्स्ट नेम डाला हमने, क्लिक किया ईमेल का आया, ईमेल डाला मैंने, एड स्टूडेंट पे क्लिक किया, कोई एरर नहीं है क्योंकि कोई एरर था ही नहीं। तो फिलहाल हम दो वैलिडेशन के साथ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे हम, अब पता चल गया हमारा जितना डेटा चाहिए था उतना डेटा अवेलेबल है अपने पास, तो अपने को बना देना है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो कि एपीआई कॉल में जाएगा। हमने बना दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या डालेंगे हम, फर्स्ट नेम इक्वल टू FRM के फर्स्ट नेम में जो चीज थी वो, वैसे ही लास्ट नेम ईमेल, ठीक है। और लास्ट में कौन सी चीज थी, मार्क्स, ठीक है। ये फाइनली ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या करना है, हमें एपीआई कॉल करना है सर्वर का, ठीक है। एपीआई कॉल करने के लिए नीचे एक फंक्शन बनाया हुआ है, ये फंक्शन क्या करता है, एपीआई कॉल करेगा, रिस्पॉन्स में उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, और इस रिस्पॉन्स को हम कर देंगे रिटर्न। ये कंसोल लॉग हटा देते हैं। अब ये फंक्शन बन गया ना प्योर फंक्शन, ठीक है। ऐसे फंक्शन को प्योर फंक्शन बोलते हैं जो ऊपर से इनपुट लेगा, नीचे से आउटपुट दे देगा। उसने ना तो कोई कंसोल लगाया, ना तो किसी डिव को टच कर रहा है, एनवायरमेंट में कहीं पे और कुछ भी चेंज नहीं किया इसने, जितना कहा गया था उतना ही किया। एड स्टूडेंट वैसा ही फंक्शन होना चाहिए, इसको हम यहाँ पे कर देंगे कॉल, लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू एड स्टूडेंट। एड स्टूडेंट को क्या दे दो, ओबीजे, ओबीजे को मैं लगा देता हूँ कंसोल, ठीक है। चलो रिफ्रेश मारते हैं, एड स्टूडेंट पे क्लिक किया, कुछ नहीं मिला, दोनों चीजें फिल कर दी, फिर ऐड किया, एक ऑब्जेक्ट मिला ऐसा, और एक फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। फंक्शन कॉल होने के बाद लास्ट में क्या आया, एरर आया। क्या एरर आया देखते हैं, देखो स्टेटस, ये रहा स्टेटस, क्या आया 400, ठीक है। 400 क्यों आया, क्योंकि हमने ईमेल सही नहीं भेजा था, ईमेल हमारा वैलिड नहीं था। मैसेज में लिखा है अनेबल टू सेव रिकॉर्ड, वैलिडेशन के कारण प्रॉब्लम आई है, ओके। तो हमने ईमेल का वैलिडेशन लगाया नहीं है, इसलिए एरर आती है। अगर मैं ईमेल सही डालूंगा, ऐसे डाल दूंगा और ऐड स्टूडेंट करूंगा, फिर मेरा जो एपीआई कॉल हुआ वो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ये सक्सेस हो गया, मेरा ये रिकॉर्ड है वो ऐड हो गया है, मैं रिफ्रेश करूंगा तो रिकॉर्ड दिखेगा, ये रहा एसडीएफ वाला, ठीक है ना। चलो तो अब हमने क्या करना है, एक चीज तो हमें ये लगानी है कि भाई ईमेल का वैलिडेशन लगाना है। दूसरी चीज, सर्वर जब एरर देता है ना तो हमें यूजर को वो एरर दिखानी है, समझ रहे हो। सर्वर ने मुझे एरर दी, अब मुझे वो एरर यूजर को दिखानी है। यूजर को थोड़ी पता है क्या प्रॉब्लम है बिहाइंड द सीन। देखो फिर से बताता हूं मैं क्या हुआ। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, कंसोल में इसको मैं खत्म कर देता हूँ। यूजर ऐसे तो दिखता नहीं, ऐसे दिखता है, ठीक है। ऐड पे क्लिक किया, यूजर वेट कर रहा है, कुछ नहीं हुआ, ना तो लोडिंग आया, ना तो सक्सेस आया, ना तो एरर आया। किसी भी यूजर एक्शन पे तीन में से एक चीज तो होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारे एपीआई कॉल कर रहे हो, डेटा नहीं अवेलेबल है, तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ, तो लोडिंग दिखाओ। तुम्हें पता लग गया कि सक्सेस हुआ तो सक्सेस दिखाओ, तुम्हें पता लग गया एरर हुआ तो एरर दिखाओ, ठीक है। जब भी यूजर एक्शन करेगा तीन में से एक चीज होनी है, एटलीस्ट वेब डेवलपमेंट के केस में ये तीन में से एक चीज तो होनी ही होनी है। क्लिक करने पे अगर एपीआई कॉल गया तो लोडिंग दिखाओ, फिर लोडिंग खत्म होने के बाद दो में से एक चीज होगी, या तो सक्सेस या तो एरर। सक्सेस है तो सक्सेस दिखाओ, या कुछ भी स्क्रीन पे बदलाव करो तो यूजर को पता लगे
कि कुछ हुआ, वरना ऐसे देखता रहूंगा मैं 4-5 कितनी बार भी क्लिक कर दूंगा ऐड स्टूडेंट को, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है ना। एज ए यूजर, यूजर ऐसा होता है, उसको कुछ भी नहीं पता, वो डालता रहेगा और तुम्हारा डेटाबेस भर जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आ रही थी एरर, वो हमें कंसोल में दिखती थी क्योंकि कंसोल में डिबग चीजें दिखती हैं। अब देखो एक और चीज, एक और प्रॉब्लम भी है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि हमें एरर हैंडल करनी है। एक प्रॉब्लम ये है कि भाई उसने बोला एंटर फर्स्ट नेम, मैंने क्लिक किया, ईमेल बोला, ईमेल के लिए बोला, एड स्टूडेंट क्लिक किया, अभी भी यहाँ पे एरर दिख रही है, नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, इसका क्या रीजन है? क्योंकि मैं हमने एक बार बोल दिया, डिव में डाल दिया हमने एक बार, अब डिव को क्लियर करना पड़ेगा। जब दूसरी बार सबमिट हो रहा है, हो सकता है डेटा वैलिड हो, तो डिव को हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद वैलिडेशन लगाने हैं। ठीक है, तो शो एरर की जगह एक और फंक्शन भी बनेगा, क्लीन एरर। उसको किसी मैसेज की जरूरत नहीं है, उसको बस इतना चाहिए कि उसका इनर एचटीएमएल हम खाली कर दें। ओके, तो क्लीन एरर कब करना है? जब भी दूसरी बार फॉर्म सबमिट, जब भी फॉर्म सबमिट हो रहा है, एरर को हम क्लीन कर देंगे पहले। देखो ये क्लिक किया, फर्स्ट नेम वाला आया, सबमिट किया, हमने ईमेल वाला आया, सबमिट किया, अब देखो एरर क्लीन हो गई, ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट हमने भेजा, ईमेल के कारण ऑब्जेक्ट रुक गया। ओके, और हम क्या कर रहे हैं अभी ना, एड स्टूडेंट को कॉल कर रहे हैं, जो कि क्या रिटर्न कर रहा है? प्रॉमिस, क्योंकि वो एसिंग फंक्शन है, तो उसको हम हमेशा कॉल करेंगे अवेट से, जो भी प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। और अवेट से कॉल करने के लिए फंक्शन को बनाना पड़ेगा एसिंग। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे एक पैटर्न आएगा ट्राई कैच वाला। ठीक है, ये सिंटेक्स है, नोट कर लो, याद रख लो, जो करना है कर लो। ठीक है, पहले भी बताया हुआ है मैंने। ट्राई में क्या होगा, चीजें ट्राई होंगी, ऐसा मान के चलेंगे कि सब कुछ सही हो ही जाएगा, लेकिन मान लो कहीं पे एरर आती है तो कैच में आएगी, कैच वाला कोड एग्जीक्यूट होगा अगर एरर आती है तो। कंसोल लॉग लगाएंगे EX का, EX में मान क्या आता है देखते हैं। ठीक है, अभी हमें पता है कि भाई एरर आने ही वाली है। दो चीजें फिल करते हैं, एड स्टूडेंट किया, एरर का हमने कंसोल लॉग लगाया था लेकिन वो हुआ नहीं, दिक्कत वाली बात है। एरर का कंसोल लॉग तो आना चाहिए था। फिर से जाते हैं एड स्टूडेंट में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे मेरा फैच के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो फैच का जो ये फर्स्ट लेवल का रिस्पॉन्स है ना, RES1, ठीक है, तो जो RES1 है उस वक्त एरर आ जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से तब भी ये होना तो चाहिए। चलो ठीक है, इसको मैंने रख दिया, दो हिस्सों में बांट दिया मैंने। फिर से एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ, ये एरर हैंडल तो हो जानी चाहिए थी। फिर से क्लिक किया, अभी तक हमें कंसोल नहीं दिखा कहीं पे। ट्राई कैच लगाया हुआ है, ट्राई कैच में कैच करो, कैच क्यों नहीं हो रहा? कंसोल लगा के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग RES1, ठीक है, और रिस्पॉन्स भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखते हैं हम। RES2 का रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स 1 और रिस्पॉन्स 2 दोनों आ जा रहे हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जब रिस्पॉन्स का टाइप, ये जो स्टेटस कोड है वो गलत भी आता है, तब भी ये थ्रो नहीं करता। ठीक है, थ्रो मतलब ये फंक्शन ना बोल सकता है कि नहीं ये गलत हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ना है। जैसे बोलते हैं ना रिटर्न, इसके आगे काम नहीं है। रिटर्न क्या करता है ना, वो ऐसा नहीं बोलता कि कुछ गलत हुआ है, वो बोलता है आगे बढ़ना नहीं है, सिर्फ इतना। लेकिन थ्रो एक दूसरा स्टेटमेंट है, वो बोलेगा इसके आगे बढ़ना ही नहीं है, बहुत हो गया इतना। ठीक है, थ्रो क्या करेगा, थ्रो कौन से स्टेज पे करना है, इस स्टेज पे थ्रो करना है। ठीक है, जब अपने को मिला स्टेटस इक्वल टू 400, मार देना है थ्रो। थ्रो में क्या लिखेंगे हम, कि भाई स्टेटस टेक्स्ट में जो हो वो लिख देंगे। एक चीज ये है, इस लेवल पे भी थ्रो मार सकते हैं जब स्टेटस हमें मिला 400, तो दोनों में से किसी एक लेवल पे थ्रो मारना पड़ेगा। तो मैं मारता हूँ रिस्पॉन्स वाले लेवल पे थ्रो, ताकि हमें ना यहाँ पे मिलता है मैसेज वगैरह मिलते हैं हमें।
तो जब मैसेज मिलेंगे तब अच्छी बात होती है, ठीक है। चलो यार, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस नॉट इक्वल टू 200, तो सब एरर है, देन थ्रो न्यू एरर। जब भी थ्रो करेंगे ना तो न्यू एरर थ्रो करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना है मैसेज, ठीक है। मैसेज में क्या लिखेंगे हम, रिस्पॉन्स के अंदर मैसेज ऑलरेडी आया है, जहां स्टेटस मिला हमें वहीं पे मैसेज भी मिला था हमें, तो रिस्पॉन्स डॉट मैसेज लिख देंगे और उसको कर देंगे थ्रो, ठीक है। मैं दोनों कंसोल को हटा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ फिर से, एड स्टूडेंट। देखो अभी आ गया हमारा एरर यहाँ पे, अनेबल टू सेव रिकॉर्ड, ठीक है। EX में हमें मिला अनेबल टू सेव रिकॉर्ड, और EX डॉट मैसेज में वो मैसेज मिलेगा हमें। ये जनरल सिंटैक्स है। कोई भी एक फंक्शन थ्रो कर रहा है, उसके ऊपर कहीं पे भी जो कैच ब्लॉक होगा ना, वहां पे ये वाली चीज जाएगी, ठीक है। अगर कहीं पे कैच ब्लॉक नहीं है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो एप्लीकेशन पूरी रुक जाएगी, अगर प्रॉमिस के अंदर है तो एरर आएगी अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन, ओके। चलो भाई, हमें एरर मिलती है, यहाँ पे एरर मैसेज मिलता है, ये पता लग गया। जब भी हमें एरर मैसेज मिला हम क्या करेंगे, शो एरर, SDF ऐड करो, अनेबल टू सेव रिकॉर्ड वैलिडेशन। अभी तक हमें ये पता नहीं लगा तब भी कि प्रॉब्लम क्या थी, ये तो नहीं पता लगा है ना। हमें ये पता लगा कि वैलिडेशन में कहीं पे गलती है, प्रॉब्लम क्या थी ये किसको पता है, इसको, रिस्पॉन्स के पास वो प्रॉब्लम है, लेकिन कैसे फॉर्म में है, बहुत उलझे हुए फॉर्म में है, ठीक है। देखो फिर से रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे। अब मुझे एरर, एग्जैक्ट एरर जाननी हो तो मुझे कहाँ पे मिलेगी, लिस्ट के अंदर, ठीक है। ये मुझे रिस्पॉन्स में ऑब्जेक्ट मिला है, लिस्ट के अंदर एक एरे है, उस पूरे एरे पे बहुत सारी एरर आ सकती हैं। अगर मैं फर्स्ट नेम नहीं बेचता तो मुझे वो भी एरर साथ में ही मिलेगी, तो मुझे बहुत सारी एरर मिल सकती हैं। मुझे क्या करना है, ये जो लिस्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो मैं किसी एक फंक्शन को दूंगा, वो मुझे रिजल्ट में एक स्ट्रिंग देगा जिसमें सिर्फ ये एरर की लिस्ट होगी, ठीक है। ये देखो, ये वैसी ही प्रैक्टिस है जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में करते थे ना, ये वैसा ही कुछ है। तो देखो इसको हम करके देखते हैं, ओके। एपीआई कॉल के बाद कहीं कहीं हमें ये जरूरत पड़ेगी, हमने जो भी किया है ना, सीखा है जितने भी कंसेप्ट, एरे, लूप, ऑब्जेक्ट, बहुत चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें बीच बीच में, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी एरे है, ठीक है। एरे से हमें क्या बनाना है, स्ट्रिंग बनाना है। तो पहले डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया, फॉर लूप घुमाएंगे एरे पे, लेट आइटम ऑफ temp1, क्योंकि अभी temp1 में लिस्ट है, ठीक है। अब आइटम के अंदर क्या है, आइटम के अंदर मैसेज है, और मैसेज क्या है, एरे है, ठीक है। अपने को जितने भी मैसेज लिखे हैं वो सब दिखा देने हैं, अपने को इतना सिंपल ही रखना है। तो क्या करेंगे हम, ये देखो ऊपर ये भी है, छोड़ो ना, ये ऊपर वाला जो भी है, ये जो मैसेज दिख रहा है ना, वो मैसेज हमें दिखाने हैं। तो आइटम के अंदर डॉट मैसेज होंगे, ठीक है। देखो अभी आउटपुट भी ऐसा दिख रहा है, ये तो मतलब ऐसे ही आउटपुट नहीं है ये, ठीक है। आइटम के अंदर मैसेज है, उसके अंदर क्या है, एरे है। हमें फाइनली क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। हम जॉइन मेथड का यूज करके जो जितने भी स्ट्रिंग है उसको स्पेस के द्वारा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, str प्लस इक्वल टू, str में ऐड कर देंगे, ठीक है। str में ऐड करने के साथ साथ एक और चीज भी हम करनी पड़ेगी, वो बाद में करते हैं, ठीक है। str में ऐड कर देंगे तो हमें फाइनली str जो मिलेगा उसमें जितनी भी एरर होंगी वो सब मिल जाएंगी, ठीक है। नॉट अ वैलिड ईमेल टाइप, ठीक है। हम कर सकते थे ऐसा कि हम इसका सीधा जीरो ही यूज करें, क्योंकि जीरो में ही सही मैसेज लग रहा है फिलहाल। ये डिपेंड करेगा सर्वर पे, ठीक है। आपको मैसेज कैसा मिलेगा ना, ये आपको कभी नहीं पता है, हर सर्वर अलग अलग से मैसेज देगा, ठीक है। ये जो मैंने अभी सर्वर यूज कर रहा हूँ, ये इसका तरीका ऐसा है, वे मैसेज में सिर्फ इतना बोल दो कि क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम की पूरी डिटेल अलग से दो। कुछ सर्वर होते हैं जो मैसेज में पूरी चीजें बोल देते हैं, कुछ सर्वर होते हैं जो लिस्ट की जगह एरर का देते हैं, एरर के अंदर भी कुछ भी हो सकता है,
वो बैकएंड डेवलपर पे डिपेंड करता है कि बैकएंड डेवलपर कौन से मूड में आके एरर का ऑब्जेक्ट बनाने के बैठ रहा है। हो सकता है कि सर्वर ने सोचा कि नहीं हम मेहनत नहीं करते, फ्रंट एंड वाला मेहनत कर लेगा। फ्रंट एंड वाला सोचता है नहीं बैकएंड से ही मुझे अच्छा मैसेज आना चाहिए। ये होता है जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे, ये होता है। आप बैकएंड पे ब्लेम करोगे नहीं है इसको मैसेज अच्छा देना चाहिए था, फ्रंट एंड वाला बोलेगा नहीं, मतलब फ्रंट एंड वाला बोलेगा बैकएंड को मैसेज देना चाहिए, बैकएंड वाला बोलेगा मैं क्यों दूं। वो सब होता रहता है, लेकिन नॉर्मली फ्रंट एंड वाले को ही ये सब करना होता है, क्योंकि फ्रंट एंड वाले मल्टीपल होते हैं। छोड़ो वो कॉन्सेप्ट नहीं, अभी नहीं, वरना वहां चले जाएंगे, लेक्चर रह जाएगा हमारा। चलो भाई एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या रखेंगे? कन्वर्ट एरर टू स्ट्रिंग, ठीक है। ऊपर आएगा लिस्ट आएगी, इतना पता है हमें, ठीक है। लिस्ट के बाद क्या करना है, एक स्ट्रिंग बनाना है, लेट str इक्वल टू करना था, ठीक है। और उसके बाद ये फॉर लूप जाएगी, ठीक है। इस बार मैं ज्वाइन नहीं कर रहा, मुझे ज्वाइन की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ 0 नंबर का जो है उसी को ऐड करना है, उतना काफी है। और रिटर्न कर दूंगा str, ठीक है। कन्वर्ट एरर्स टू स्ट्रिंग मिल गया। अब मुझे यहाँ पे थ्रो क्या करना था, मैसेज थ्रो करना था ना। अब मैं यहाँ पे थ्रो करूंगा कन्वर्ट मैसेज टू स्ट्रिंग रिस्पॉन्स डॉट लिस्ट, ओके। इसको मैं मार दिया थ्रो, तो ये क्या करेगा, जाएगा लिस्ट। अच्छा मैंने लिस्ट का तो यूज किया ही नहीं, ठीक है। अब हो गया, ये जाएगा स्ट्रिंग बना के थ्रो मार देगा। अब करते हैं थोड़ा सा इसको टेस्ट, यहाँ पे कैसा चला ये। एड स्टूडेंट किया हमने, नॉट अ वैलिड ईमेल आ गया, ठीक है। अब मान लो एक और वैलिडेशन को ना मैं थोड़ा सा लूज कर देता हूँ, ये दोनों वैलिडेशन को, तब कैसा एरर आता है, क्योंकि तब 2 एरर आने चाहिए, और 2 एरर जब आते हैं तो उसको कैसे दिखा रहा है ये, मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड 2 मैसेज आया, 2 बार लिखेगा, लेकिन क्या हुआ ना एक ही लाइन में आ गया, ठीक है। और इसमें एक चीज ये भी है, मिसिंग रिक्वायर्ड कौन से फील्ड की बात कर रहे हो पता ही नहीं लगा, तो वो फील्ड की इंफॉर्मेशन कहाँ है इसके पास, फील्ड के अंदर। तो मुझे एरर बनाते वक्त इसका भी ध्यान रखना है कि फील्ड भी बताना है। तो फिर से जो मेरा एरर जनरेशन वाला कोड है उसको मैं करूंगा थोड़ा सा मॉडिफाई, ठीक है। इसमें एरर दिखेगी वो तो पता है, लेकिन उसके पहले मैं ना फील्ड दिखा दूंगा, आइटम डॉट फील्ड कॉलन एरर, ठीक है। और उसके बाद भी एक चीज आएगी br, ठीक है, क्योंकि हम इन्हें HTML में डाल रहे हैं, तो HTML से नीचे नहीं लेके जाएगा, जब br डालेंगे तब नीचे एक न्यू लाइन आएगी। चलो इसको करके देखते हैं, ठीक है। मैंने सबमिट कर दिया, चलो भाई आ जाओ, रिस्पॉन्स नहीं आना है, ठीक है। फर्स्ट नेम मिसिंग, ईमेल मिसिंग, ठीक है। इतना सा आया है, उसको और सजाना होता तो उसके लिए और भी कुछ कर सकते हैं, एरर को जितना भी चाहिए सजा सकते हैं, हर एक फील्ड को जाके लाल लाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, ये जो सर्वर से हमें ऐसी एरर आती है ना वो ना आए, इसके लिए हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाते हैं, ताकि भाई सर्वर का एक एपीआई कॉल बच जाए। एपीआई कॉल करने की जरूरत क्या है जब हमें पता ही है कि सर्वर को क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा देते हैं, और एक और वैलिडेशन लगाएंगे अभी हम, ईमेल रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। बड़ा वाला एक्सप्रेशन लगाओ, कहाँ है बड़ा वाला एक्सप्रेशन, बड़ा वाला नहीं है, छोटा वाला चलेगा। ये अपना रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे, पहले तो देखो ईमेल होना चाहिए, है, अभी लगाएंगे ये रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट टेस्ट वाला फंक्शन, इसमें डाल दो ईमेल की वैल्यू, और अगर वो नॉट हो जाता है तो एंटर वैलिड ईमेल, ठीक है। चलिए वापस स्टूडेंट पे गए, पहले तो फर्स्ट नेम की बात की, फर्स्ट नेम डाल दिया, ईमेल डाला हमने, बोलता है एंटर वैलिड ईमेल, ये नहीं चलेगा। वैलिड ईमेल कैसे डालेंगे हम, hmd@gmail.com, ठीक है। देखो यहाँ पे ना HTML अपने को सीधा सीधा एक ऑप्शन देता है, ठीक है, कि ये सब ना कंडीशन ना लगाऊं मैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ मैं इतना लिख दूं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, रिक्वायर्ड लिखो इसको, इस ईमेल का टाइप ना ईमेल बना दो, और इसको भी क्या बोल दो, रिक्वायर्ड बोल दो। अपना वो इफ कंडीशन वाला काम हो गया, ठीक है। HTML रोक लेगा, लेकिन क्या है नॉर्मली जो एप्लीकेशन होती है उसमें ये चलता नहीं है, ठीक है।
जब भी कोई कंपनी एप्लीकेशन बनवाती है वो इस चीज़ को नहीं लेके जाती है आगे। और दूसरी चीज़ कि हमें सीखना जावास्क्रिप्ट है, ठीक है ना। तो HTML के फीचर्स को यूज़ कर लेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन कैसे करना है, ठीक है। इसलिए ये वाला तरीका अपनाएंगे हम। चलो भाई, हाँ कहाँ तक हुआ हमारा कि भाई हमारा वैलिडेशन लग के अभी ऑब्जेक्ट सही से बन जा रहा है, सही से जो ऑब्जेक्ट बना उसका रिस्पॉन्स भी आ जा रहा है, ठीक है। ये क्या लिखा, लिस्ट इज नॉट आइटरेबल, बाप रे बाप। तो जब सही रिस्पॉन्स आया तो क्या होता है, तो उसमें स्टेटस ही नहीं होता है, मैम प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो सही रिस्पॉन्स आया ना उसमें स्टेटस नाम की चीज़ ही नहीं थी, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे चीज़ लगाई है कि भैया अगर स्टेटस 200 नहीं है तो ये करो, उसको मुझे बदल के स्टेटस इक्वल टू 400 है तो ये करो, क्योंकि उसके सिवा जो स्टेटस है उसको हम सक्सेस मानेंगे फिलहाल। फिलहाल दूसरे किसी स्टेटस को हम अभी हैंडल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐड स्टूडेंट पे क्लिक किया और रिस्पॉन्स कहाँ गया, रिस्पॉन्स को हमने कंसोल लॉग लगाया नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये ऐड हो गया है। चलो एक दूसरा ऐड करते हैं, न्यू 33 ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हम अपना जो ऑब्जेक्ट बना वो गया, वो वाला ऑब्जेक्ट है, रिस्पॉन्स आया, हमने उसको कुछ लॉग नहीं किया इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। रिफ्रेश मारेंगे, हमारा 33 वाला ऐड हो जाना चाहिए था, हो गया है, ठीक है। चलो भाई अब हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स हमें यहाँ मिल रहा है, और ये रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, इसका मतलब ही यही है कि सक्सेस सब हो गया था, ठीक है। अगर कुछ सक्सेस नहीं होता तो जो ऐड फंक्शन वाला ये मेथड है ना वही थ्रो मार देता और ये यहाँ चला जाता कोड, लेकिन वो थ्रो नहीं मारा उसने, कोड वहां नहीं गया, इसका मतलब सब सक्सेसफुल था। अब हमें क्या करना है, ये जो ऊपर का कोड है ना, मतलब ऊपर की जो लिस्ट है, अब वो लिस्ट क्या होगी, पुरानी हो गई, उसको फिर से लेके आना है। तो गेट स्टूडेंट को हम फिर से कॉल करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स आने के बाद गेट स्टूडेंट फिर से कॉल करेंगे, और जैसे ही गेट स्टूडेंट को कॉल करेंगे तो क्या होगा ना, हमारा लोडिंग हाइड यहाँ पे हो रहा है, ऊपर हमें शो भी करना है क्योंकि लोडिंग बाय डिफॉल्ट तो दिखेगा नहीं। चलो करके देखते हैं, ठीक है। अभी लोडिंग दिखा, खत्म हो गया। एक ऐड करता हूं मैं अभी, इसको डाल देता हूँ 11 और मेरा ये थोड़ा यहाँ पे लगा देता हूँ, ऐड किया मैंने, ठीक है। हाँ देखो लोड हुआ फिर से, लेकिन क्या हुआ अभी, नीचे ऐड हो गया, क्या अपेंड हो गया, क्योंकि हम इनर HTML प्लस प्लस ही कर रहे हैं, ओके। कहाँ गया ये स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट वाला फंक्शन, ये रहा। इसमें क्या कर रहे हैं, हम डेटा लेके आ रहे हैं, इनर HTML प्लस प्लस कर रहे हैं, और जब ये ऐड हुआ उसके पहले कोई लोडिंग भी नहीं दिखी थी, तो यहाँ पे कुछ 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। पहली चीज तो भाई डेटा API कॉल करने से पहले शो लोडिंग कर दो, ठीक है। पहले लोडिंग दिखा दो, फिर डेटा लेके आओ, लेकिन ये जो टेबल है उसको हाइड कर दो। जब डेटा लेने जा रहे हो तो टेबल को बोल दो हाइड, नन, नहीं दिखाना है। दूसरी चीज, टेबल को एम्प्टी भी मार दो, ठीक है। टेबल को हाइड करो, एम्प्टी मार दो, हाइड कर दिया हमने। टेबल को एम्प्टी कहाँ मारना है ना, सक्सेस मारेंगे एम्प्टी, हम टेबल को छोड़ दो ना, टेबल को एम्प्टी मारेंगे हम, ठीक है। कौन से लेवल पे मार रहे हैं एम्प्टी, इससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ऐसे इनर HTML इक्वल टू खाली कर दिया, टेबल हो गया एम्प्टी। अब हम करेंगे ऐड का कॉल फिर से, ये क्या होगा, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज नल ऑफ इनर, नल इनर HTML। कस्टमर्स का टेबल तो है, क्या बात करते हो यार, कहाँ पे एरर आई है, लिस्ट पे एरर आई है, लिस्ट डॉट इनर HTML पे। क्यों लिस्ट डॉट इनर HTML में क्या प्रॉब्लम है, लिस्ट नहीं मिला इसको, नहीं मिला, गलत काम कर दिया हमने, हमें लिस्ट को एम्प्टी करना है, ठीक है। टेबल को एम्प्टी नहीं करना था, लिस्ट को एम्प्टी करना था, क्योंकि हमने टेबल को एम्प्टी कर देंगे, टेबल से टी बॉडी निकल जाएगा, लिस्ट ही निकल जाएगा। करते हैं स्टूडेंट ऐड फिर से, और इसको बोलेंगे हम 12 ऐड। ऐड हो रहा है, ऐड खत्म होते ही वहां लोडिंग आना चाहिए, लोडिंग आया और 12 यहाँ पे दिख गया। लेकिन बीच में क्या एक चीज नहीं हुई कि भाई टेबल गायब नहीं हुआ, टेबल को नो नोड लिखा है, यहाँ पे नन लिखना होता है, तब टेबल गायब होगा। गलत लिख देता हूँ, फिर टेबल कहाँ से गायब होगा। अब मान लेंगे कि दूसरी बार करूंगा तो टेबल गायब हो जाएगा।
कर लेते हैं ना, फिर से लोडिंग हो रही थी, ये हुआ, SADF हुआ, ये हुआ, ठीक है। 13 लिख देते हैं, 13 ऐड, लोडिंग हुई, फिर से डेटा फिर से आया, 13 ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन अभी क्या दिक्कतें हैं, एक तो फॉर्म फिर से भरा हुआ है, ठीक है, फॉर्म यहाँ पे खाली हो जाना चाहिए था। और दूसरी चीज कि भाई फॉर्म को जब ऐड पे क्लिक करते हैं तब भी तो लोडिंग नहीं दिखता है। और दूसरी प्रॉब्लम भी, एक बार मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया, दूसरी बार क्लिक किया, तीसरी बार क्लिक किया, कितनी बार ऐड होगा, एक ही डेटा कितनी ही बार ऐड हो जाएगा, है ना, गलत चीज है, ठीक है। तो एक चीज भाई, जब सबमिट पे क्लिक हो जाए ना तो वो दोबारा नहीं होना चाहिए क्लिक, एक बार हम अपना पूरा लोडिंग वगैरह साइकिल घुमा दें तब क्लिक हो तो अच्छी बात है। तो क्या करेंगे, ये सबमिट बटन को हम बोल देंगे हटा देंगे, जब सबमिट हो जाए सबमिट बटन हटा देंगे, उसकी जगह क्या रखेंगे, लोडिंग रखेंगे, ओके। और जब खत्म हो जाएगा, अगर एरर आई हमें तो दिखा ही रहे हैं एरर को हम, और अगर एरर नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, ये पूरे फॉर्म को खाली कर देंगे, ठीक है, और इस पूरे डिव को हाइड ही कर देंगे, ठीक है। ये होना ऐसा ही चाहिए था, ऊपर एक बटन हो तब ये डिव दिखे, फॉर्म सबमिट हो जाए तो डिव ये गायब हो जाए। इतने तक करके ना आज का लेक्चर खत्म कर देंगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत लंबा खींच गया है मेरे ख्याल से, मैं तो थक गया हूं बोलते बोलते। चलो भाई, ठीक है ना, लोडिंग दिखानी थी और जो सबमिट बटन है उसको डिसेबल कर देना था, ओके। कैसे कैसे करेंगे, कहाँ है अपना सबमिट बटन, HTML में मिलेगा। तो क्या करना है, सबमिट बटन हटाना है तो उसके लिए उसको देनी पड़ेगी आईडी इक्वल टू, क्या रखेंगे हम, सबमिट रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और लोडिंग रखेंगे और इसको बोल देंगे आईडी लोडिंग टू, या तो उसको बोले लोडिंग ऐड, है ना। तो सबमिट पे क्या करना है, लोडिंग ऐड दिखना चाहिए, सबमिट डिसेबल होना चाहिए, और जब API कॉल खत्म हो जाए तो पूरा DB ही गायब हो जाना चाहिए, लेकिन ये जो सबमिट है वो फिर से दिखने लग जाना चाहिए, और ये जो लोडिंग है वो हाइड हो जानी चाहिए, जो कॉल पे किया था उसका उल्टा, ठीक है। सबमिट कॉल कहाँ पे हो रहा है, ये देखो ऐड ऐड स्टूडेंट हो रहा है यहाँ पे करेंगे हम क्वेरी सिलेक्टर हैश लोडिंग ऐड है ना उसका नाम, ठीक है, लोडिंग ऐड डॉट डिस्प्ले नहीं, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, सबमिट, सबमिट का क्या करना है, डिस्प्ले इक्वल टू नन कर देना है, और इसका उल्टा करना है जब हमें रिस्पॉन्स मिल जाए, ठीक है। रिस्पॉन्स मिल जाए या तो एरर आ जाए तब भी ये करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिस्पॉन्स आने पे करना है, ये चीज यहाँ पे भी होगी, ये चीज एरर आने पे भी होनी है, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ लिखना है ना, पहले इसको लिख देता हूं मैं, नन ब्लॉक, ठीक है। यहाँ तो सक्सेस पे भी ये होना है, एरर पे भी ये होना है, ये चीज होनी ही होनी है जब, तो एक ना छोटा सा एक जावास्क्रिप्ट में हमने को मिलता है, फाइनली ब्लॉक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वो कोड लिख दो फाइनली ब्लॉक में, फिर फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कोड रन हुआ सक्सेसफुली या तो फेल हो गया, ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ओके। ठीक है, देखते हैं कि ये जो हमने बनाया हुआ है कितना चलेगा। देखो लोडिंग पहले से दिख रहा है, गंदा काम, चाहो स्टाइल में डिस्प्ले इक्वल टू नन बोल दो पहले से ही, पहले ही लोडिंग कैसे दिख सकता है, मैंने तो सबमिट पे क्लिक भी नहीं किया, देखा लोडिंग। और अभी फिर से उल्टा हो जाएगा जब इसका सबमिट खत्म हो जाएगा, उल्टा हो गया, ऊपर वाला लोड हो रहा था, हो गया सक्सेसफुली। और क्या होना चाहिए, फॉर्म क्लियर भी हो जाना चाहिए, ठीक है। फॉर्म को क्लियर कैसे करते हैं, उसके लिए ना ये फॉर्म सिलेक्टर बहुत अच्छे से काम आएगा। फॉर्म का एलिमेंट सिलेक्ट करा दो कैसे भी करके, और उसको बोल दो क्लियर, है ना। क्लियर बटन नहीं है इसका, फॉर्म फॉर्म ही है ना ये, तो उसका क्लियर होना चाहिए डॉट, फिर कैसे करते हैं क्लियर उसको, यार फॉर्म क्लियर करने का तरीका एक मस्त था, क्लियर फॉर्म विथ सिलेक्टर, रीसेट है, माय मिस्टेक, क्लियर की जगह यहाँ पे आता है रीसेट फंक्शन, रीसेट कर दो, खत्म बात। तो करना करना क्या पड़ेगा, फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने को पहले,
तो फॉर्म सिलेक्ट करने के लिए आईडी वगैरह नहीं करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि पूरे जो डॉक्यूमेंट में एक ही फॉर्म होगा, उसी को हमें क्लियर करना है। और क्लियर कब करना है? जब ये एपीआई कॉल खत्म हो जाए, सक्सेसफुली खत्म हो जाए, या तो एरर वाला खत्म हो जाए फिर सक्सेसफुली खत्म हो जाए। ठीक है, अगर एरर वाला खत्म होने पे क्लियर करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि यूजर को फिर से डालना पड़ेगा सब कुछ। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करो, इसमें लिखूंगा सीधा फॉर्म, कोई आईडी वाईडी नहीं यूज किया, डॉट रीसेट। अरे यार, ठीक है, रीसेट किया, खत्म किया। चलो ये लास्ट वाला ऐड कर रहा हूं, बहुत लंबी लिस्ट हो गई है। इसके बाद हम सीधा डिलीट वाला देखेंगे। 14 ऐड किया मैंने, लोडिंग दिख रही है अच्छे से। लोडिंग के बाद फॉर्म क्लियर हो गया, ऊपर 14 आ गया। ये एक हुआ सही वाला ऐड ऑप्शन, ये जो ऐड हुआ वो सही था। ठीक है, बराबर। अब एक छोटा सा चीज और कर लेते हैं भी, जब मैं बोलूं कि ऐड करना है तभी ये चीज दिखे, जब मैं बोलूं ऐड नहीं करना तब ये दिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सी चीज थी जो दिखती थी? टेबल, फॉर्म, फॉर्म, या फिर ये टेबल। इस टेबल को मैं देता हूं आईडी, ऐड फॉर्म। ठीक है, अब जो ऐड फॉर्म है बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? डिस्प्ले नन, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट नन रहेगा। और एक बटन बनाऊंगा मैं ऊपर, कहां बनाऊंगा? मैं टेबल के जस्ट नीचे बनाता हूं। ठीक है, ऐड स्टूडेंट का एक बटन बनाता हूं, और उस पर क्या करूंगा? ऑन क्लिक इक्वल टू, यहां पे मैं ना इनलाइन जावास्क्रिप्ट भी लिख सकता हूं, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश। ठीक है, डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं आ सकता, इसके अंदर मुझे सिंगल कोट लिखना है। ठीक है, डॉट डिस्प्ले इक्वल टू, ठीक है, इसे कहेंगे हम इनलाइन जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिख दिया हमने। नॉर्मली ये बुरा तरीका माना जाता है, एचटीएमएल के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिखते हैं ना, इनलाइन जावास्क्रिप्ट। कई बार क्या होगा कि अच्छे अच्छे जो वेबसाइट होंगी वहां पे ये ब्लॉक किया जाता है तरीका, क्योंकि इससे कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन फिलहाल हम ये कर सकते हैं, और ये एक तरीका है, आपको पता भी लगना चाहिए। ठीक है, ऐड पे क्लिक किया, दिख गया। अब इसको हाइड करने के लिए भी एक कहीं पे तो लिखना पड़ेगा, और इसको हाइड कब करना है? जब सक्सेसफुली ऐड हो जाए। ठीक है, कहाँ कब सक्सेसफुली ऐड होता है ये, या अभी यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो रहा है, तो इसको फिर से बोल देना है नन। ओके, हाँ, फाइनली आज का लास्ट ऐड ऑप्शन होगा ये, ऐड हो जा, गायब हो जा, गायब हो जा। ठीक है, ये हो गया गायब, खत्म हो गई बात। ओके, चलो इसी बात पे करते हैं आज का लेक्चर खत्म। ये जो बच चुके हैं जो दो चीजें, अपडेट और डिलीट, ठीक है, उसको हम कल करेंगे। ठीक है, उसके साथ कुछ और चीजें भी कर लेंगे, मतलब थोड़ा यूआई वगैरह भी देख लेंगे हम। ठीक है, तो ये लेक्चर कल भी चलेगा, कल हम CRUD को कंप्लीट करेंगे, आज नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।